नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिराज हिंद की जमी परीक्षाएं एकेडमी पर। चलिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग सीटेट का, जो कि आगाज हो चुका है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो सेकंड है। पेपर जो ऑनलाइन बेस पे होता है आपका पिछले साल में जो हुआ है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो आज हम दूसरा पेपर लाए हैं सीटेट का, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक थॉट इसे पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है? असफलता को मार्ग का एक मोड़ समझना चाहिए। जो हम असफल होते हैं उसको एक मोड़ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मोड़ होता है क्या करता है, आपकी यात्रा समाप्ति नहीं रहती हो, क्योंकि उसके आगे आप लोग को चलना है। इसलिए आप असफलता को स्वीकार करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा मतलब जो है चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन जो बेस हुआ है सब वही प्रैक्टिस सेट चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर बनाया जाएगा, जो परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न रहेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किस चीज में सहायता करती है? जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है आपकी, वो विद्यार्थियों को किस चीज में सहायता करती है? ऑप्शन देखिए क्या है इसमें। आपका पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करना। याद करना मतलब रटना, ये तो नहीं चलेगा, रटना नहीं चल। फिर आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करना। ये भी व्याख्या, ये भी वही है, इसे काट देंगे। फिर है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की संरचना में मदद करना। मतलब जो सभी संसाधन है उसको जोड़ के एक साथ जो ज्ञान का विकास करना है बच्चों को, उसमें सम्मिलित करना है। मतलब कि ये आपका ऑप्शन बेटर है। एक और ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया बस दे के चुप नहीं रहना है हम लोग को, मतलब उसके प्रति ज्ञान पूरा आकर्षित करना है। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए जो नाटक होता है, नाटक एक उत्तम विधा मानी है। ठीक, कौन सा इसमें से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? नाटक चुनने के लिए सबसे उचित कारण इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है आपका नाटकीय विधाएं। नाटकीय विधाएं जो होती है बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल होता है, मतलब सरल होता है। फिर उसके बाद है आपका दूसरा पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है धीमी गति सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो ये धीमी गति जो सीखते हैं अभिनय मतलब आनंद लेते हैं, ये नहीं चलेगा। आपका जो ए और बी है ये है, क्योंकि इसमें देखो जो नाटक होता है उसमें क्या होता है, बच्चे उस माहौल को समझते हैं और उसको अपने मतलब अनुभव से जोड़ लेते हैं, फिर वो उनको याद रहता है। और वैसे जैसे ये पारस्परिक क्रिया दूसरा लिखा है, नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहता है। जब कोई हम मूवी, कोई पिक्चर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कई सालों तक याद रहता है, तो ये क्या होता है, नाटक ही होता है ना। तो आपका ए और बी ये दोनों सही है। तो ऑप्शन में देखिए क्या सही है, ए और बी कहां मिलेगा? पहला ही है, ए और बी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा संबंधी मुद्दे और सरोकार, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण संबंधी मुद्दे और सरोकार, ये देखो क्या है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, ये नहीं है। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, ये भी अधूरा है। सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दों और सरोकार, ये नहीं है। पहला आपका सही है, विज्ञान भी है आपका पर्यावरण अध्ययन का भाग, सामाजिक विज्ञान भी और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार भी है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसके जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, कुछ कार्य करें। क्या है? उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उसे अतिरिक्त समय दें, अतिरिक्त समय देने से उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। उसे अधिक स्नेह दें, प्यार उसको मतलब नहीं, ये भी नहीं चलेगा। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व दें, ये नहीं, ये भी नहीं। उसको अतिरिक्त दायित्व देकर जिज्ञासा कैसे करेंगे? लेकिन उसके लिए कुछ विशेष शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। उसकी जो प्रश्न है जिज्ञासा उसको शांत करनी है, तो कुछ अलग से शिक्षण विशेष शिक्षण सामग्री लाएंगे, तब उसकी जिज्ञासा की पूर्ति होगी। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए, जैव विविधता का अनुभव देना है, कौन सी युक्ति ठीक है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। उनको क्या करना है, जो पक्षियां हैं उनकी प्रजाति संबंधित पुस्तक पढ़ना है। तो ये नहीं, बस पढ़ने बल दे रहे नहीं है। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, फोटो दिखाना, ये भी नहीं है आपका। युक्ति जो सही है उसी को बताना है इसमें। पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, अवलोकन के लिए ले जाना, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे जाते हैं जहां वहां प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता भाषण करना, ये भी नहीं सही है। तो आपका जो सी है ये सही है,
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके मतलब प्रीवियस पेपर जो ऑनलाइन हुआ था उसमें पूछा है। इनके प्रयोग से जो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक जो विधि होती है उसमें जो चरण बनते हैं 6 चरण, वो क्रम में कैसे हैं व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए सब उल्टा पुल्टा हो गया है, तो इसमें क्रम से देखिए कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा। तो हम इसमें जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, कोई चीज का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें आपका पहला ये हो जाएगा, ये पहला। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न तीसरे नंबर पे है दूसरा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद हम किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। जब कोई चीज प्रेक्षण अवलोकन करने के बाद उस पर प्रश्न उठाते हैं, फिर उसके बाद उसका एक परिकल्पना निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। परिकल्पना आपका तीसरा हो जाएगा और अनुमान लगाना चौथा। फिर अनुमान का हम परीक्षण करेंगे, वो पांचवा। और फिर उसके बाद हम उसकी फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो आपका ये छठवां हो जाएगा। तो पहले क्या है, छठवां नंबर पे पहला ये है 6, फिर दूसरे नंबर 6 3, और फिर ये आपका दूसरे नंबर पे 2, और फिर चौथे नंबर पे पांचवा है। फिर उसके बाद कहाँ है, पांचवा हो गया, 4 पांचवा, फिर ये आपका चौथा, फिर उसके बाद आपका पहला आ जाएगा। ऑप्शन देखिए मिलाइए कहाँ है, 6 3 2 5 4 1, एकदम डी ऑप्शन आपका सही है, नीचे वाला डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम, पशु जो उपथीम है इसको पढ़ाना है। पशु का उपथीम है, थीम कितने 6, उपथीम 4, तो जो पशु उपथीम है उसको पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त बताना है कौन सा एक मतलब होगा इसमें वाक्य। तो विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, एक लिस्ट बना के लाएं, नहीं ये नहीं, सबसे उपयुक्त बताना है। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, ये भी नहीं है। और क्या है फिर, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दें। जब किसी जगह पे आप भ्रमण के लिए ले जाते हैं बच्चों को, वहां पे दिखाते हैं, पशुओं के बारे में जानकारी देखते हैं, देख के वो सीखने में मतलब जल्दी शीघ्र सीख जाते हैं। कोई चीज देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और फिर लास्ट ऑप्शन विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाना, ये भी नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के विषय जो मानचित्रण के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। मानचित्रण जो आपका कक्षा 3 में विषय एक है, उसके लिए कौन सा क्रियाकलाप करना है जो छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनवाने को कहना, अपने घर का मतलब डिजाइन बना के लाओ। ये मानचित्र में नहीं समझ, मतलब मानचित्र क्या होता है, किसी मतलब रास्ता, किसी लोकेशन के बारे में जानकारी देता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ऐसे ऐसे मानचित्रण करते हैं। ये डिजाइन नहीं होगा घर का। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ये हो सकता है। उनसे उनके घर से स्कूल के रास्ता कैसे किसमें मोड़ है, कहाँ का क्या है, मतलब इसके बारे में जानकारी देना। अगला है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। कक्षा का चित्र फिर वो आ गया, नहीं है। उनसे उनके आस पड़ोस के का रेखा चित्र बनाना, मतलब आस पड़ोस के मकानों का, तो ये भी नहीं। आपका जो बी आंसर है, ऑप्शन है, ये सही है, घर से स्कूल के रास्ते को अंकित करना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है, जो हमारा ईवीएस है टॉपिक विषय, इसमें आकलन का संकेत क्या है। डिस्कसिंग है कि स्मरण करना है, कथन देना है, या सूची बनाना है। इसमें हम देखेंगे जो चर्चा करते हैं हम लोग ना, ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। रटना नहीं होता, स्टेटमेंट ये सब नहीं होता, फिर लिस्टिंग नहीं करना, लेकिन डिस्कस, क्योंकि ईवीएस में हम लोग ज्यादातर चर्चा करके मतलब आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का अनुभव साझा करते हैं, तब सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है इसमें, डिस्कसिंग मतलब क्या है, चर्चा करना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश मतलब फैमिली ट्री एक उपयोगी उपकरण है, क्या है इसमें देखते हैं। ऑप्शन है यह संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में बताया। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि दादा दादी सम्मिलित होकर चाचा चाची तक रहते हैं सब। यह केवल निकट परिवार के सदस्य के बारे में बताता है, ये कम बता रहा है। फिर आगे क्या है, केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंध के बारे में, ये उससे भी बेटर है। देखते हैं आगे। यह अनेक पीढ़ियों से, क्या होता है वंश वृक्ष में कई पीढ़ियां बताते हैं, मतलब एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को लेते हैं वंश वृक्ष में, जो आपका फैमिली ट्री है। इसलिए आपका ऑप्शन जो डी है ये सही है, क्योंकि अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा इसमें। एक ईवीएस
कि कक्षा को एक खुशगवार मतलब कि एकदम हैप्पी बनाना है, कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? सही कथन देखना है, क्या है ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थियों को उनके निर्देश का खुशी खुशी पालन करना होता है। ये आपका वो हो गया, कलम शासन करता है शिक्षक की, हम खुश है तुम भी खुश रहो, ये नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में ये नहीं चलेगा। सख्त अनुशासन का संचालन करना है, ये भी नहीं है कि क्या करे सख्त मतलब डांट फाट के वो कहे चलो सब हंसो, नहीं। फिर आगे क्या है कि अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। ये देखिए बेटर ऑप्शन, अवलोकन करना है, अन्वेषण है, प्रश्न भी है एवं क्रियाकलाप भी सम्मिलित है। तो सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें बस पढ़ के अपना रेखांकित हेडलाइन करें, जो किताब पढ़ रहे हैं उसको हेडलाइन करें, तो ऐसे खुश नहीं रहेगा कक्षा मतलब माहौल। तो क्या है आपका अवलोकन करेंगे, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, कुछ खोज करेंगे, तो उसमें क्या होगी, कक्षा का जो वातावरण होगा वो खुशनुमा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय मतलब फील्ड, जो जाते हैं हम सब लोग घूमने टहलने, उसमें कौन सा विकल्प इस प्रकार का भ्रमण के लिए सही है? इसमें भी बताना है कि कौन सा मतलब एक विकल्प सही होगा भ्रमण के लिए। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। अगला है ऑप्शन किसी दूर दराज परिचित स्थान पर जाना, दूर दराज नहीं जा सकते हैं ज्यादा, किसी नजदीक स्थान पर जाना, बस नजदीक स्थान पर जाना है, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना है। आपका जो पहला आंसर देख रहे हैं कि पूर्व योजना, पहले प्लान करके ही हम कहीं जाते हैं ना, कुछ चीजों को प्लान करेंगे, वहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो ये सब करके तो हम किसी अपने नजदीक में जाते हैं भ्रमण करने। बच्चों को अगर टूर पे ले जाना है तो पहले प्लानिंग बनाते हैं। आपका आंसर इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कौन सी विधि ईवीएस की कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होगी प्राथमिक कक्षा में? व्याख्यान विधि होगी कि चौक एवं टॉक विधि होगी, या जांच आधारित शिक्षण विधि होगी, या जग या मग विधि होगी? ये सब जग मग नहीं चलेगा, इसमें आपकी जांच आधारित शिक्षण विधि जो होती है, जिसको हम इंक्वायरी बेस्ड या मतलब कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं पूछताछ विधि से, मतलब पूछताछ विधि से कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड पे, तो इसको हम सही मानेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है, जांच आधारित वाली। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार, कक्षा 5 में एक अध्याय दीवार के उस पार, उसमें एक शिक्षक अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? देखते हैं ऑप्शन क्या है। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, नियम बस जानना है ये नहीं। खेल से संबंधित मूल्यों का विकास, उससे क्या नैतिक मूल्य होते हैं ये तो मान लो ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं ऑप्शन क्या मिलता है। कुछ मुद्दों की समझ का विकास करना, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, मतलब कि कोई खेल ये डिवाइड नहीं करना चाहिए कि ये लड़की खेल सकता है लड़का खेल सकता है, ये आपका जेंडर एक पूर्वाग्रह हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है, इसमें सब चीज सम्मिलित किया गया है कि एक जैसा खेल सब खेल सकते हैं, सभी के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, जो विद्यार्थी बाल केंद्रित कक्षाएं होती हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सी इस बात को प्रस्तावित करता है? देखते हैं क्या है। निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वो उनका पालन करें और अनुशासित रहें। ये डिसिप्लिन वाला है, ये नहीं चलेगा। ये आपका टैग वर्ड जहां मिलता है, ये सब अपेक्षा करना, अनुशासित करना, ये सब नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। बस मतलब कि एक नासमझ वाली बात करते हैं यहाँ पे, श्यामपट पर प्रश्न लिख रहा है, उत्तर उतारो जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देता है, एक मौका देता है कि वो अवलोकन करे और मतलब खोज करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करें, सब मतलब पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं इसमें। देखो, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें, तो आपका बेस्ट आंसर यही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता था, उनसे विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती। कम से कम, ये तो बेकार एकदम है। ऑप्शन सी आपका सही है एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? आपका जो 15 नंबर पेडागोजी था वो खत्म हो चुका है, अब एनसीईआरटी बेस्ड जो 15 नंबर पूछता है उसको देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? तो देखते हैं, मलेरिया है, निमोनिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या इसमें आपका, ये मच्छर से फैलेगा। निमोनिया नहीं फैलता मच्छर से, ये लंग्स बीमारी है। डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, मतलब कि आपका ए सी और डी आपका सी ऑप्शन आपका सही है। ए सी और डी इसमें मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। मतलब जो हम पानी वर्षा में एकत्रित करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? ऑप्शन है, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, मतलब रेन वाटर कलेक्शन नहीं। वर्षा के पानी को पंप करना, रेन वाटर पंपिंग नहीं है। वर्षा का उत्खनन करना, मतलब डिगिंग, मतलब रेन, मतलब कुछ खनना नहीं। वर्षा के पानी का संचयन करना, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन डी आपका बेस्ट है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, वर्षा के पानी का संचयन करना। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा जो है कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? आप हम पढ़ चुके हैं अपने थ्योरी में थोड़ा सा, कि जो हम बताए थे कि आपका नेपेंथिस पौधा होता है जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीव जंतु छोटे छोटे पक्षियों, छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं, वो आपके कौन से हैं? घटपर्णी पौधा, पिचर प्लांट जो होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में, मतलब उनके जड़ों के पास पहुंचाता है, कहलाती है विधि क्या है? जैसे पानी देने की कई विधि होती है सिंचाई करने की, एकदम मतलब कि मेड़ा बना के जो फ्लोट विधि करते हैं, जिसे उस तरीके से होती है। एक मतलब छिड़काव विधि होती है, और एक होती है ड्रिप सिंचाई, मतलब कि इरिगेशन जो होती है, ड्रिप सिंचाई, ये आपका बेस्ट है इसमें। मतलब कि डायरेक्ट मतलब पेड़ पौधों के जड़ों तक पानी पहुंचता है इसमें। ठीक है, तो आपका सब ऑप्शन कट जाएगा। फेमटो सिंचाई, माइक्रो लघु सिंचाई, सब नहीं चलेगा। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है कौन सी गैस निकलती है? जो अधूरा जला जीवाश्म होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कागज हो गया, कोयला हो गया, जो अधूरा जलता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या नो नाइट्रस ऑक्साइड? इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, यही ज्यादा निकलता है जो अधूरे जले जीवाश्म होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? जब ऊन मतलब कि बनाया जाता है, एक शॉल बनाई जाती है चांग्या लोग, मतलब प्रजाति जो है निवासी, उनके द्वारा, तो ये आपकी बकरी से मिलती है। किससे? बकरी से। इसकी विशेषता क्या है कि इसको बनाने के लिए, इसका जो शाल बनाने के लिए कम से कम 250 घंटा लगता है। कितना? 250 घंटा। और जो इनके 6 बाल होते हैं हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं। इनके 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं, इतना पतला होता है। और ये जो नॉर्मल सूटर होता है उससे 6 गुना ज्यादा गर्मी करता है, जो साल बनती है पश्मीना भेड़ से, तो बकरी से। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। मतलब कि वर्मी कंपोस्ट विधि है जो एक खाद बनाई जाती है, उसमें कौन से मतलब बनाने में इसमें से जीव प्रयोग करते हैं? फीताक्रीम को प्रयोग करते हैं? नहीं। जोक को? नहीं। केचुए का प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? सांप जहरीला नहीं है पूछा है। तो इसमें देखिए पहला क्या है? दुबोइया, ये तो जहरीला है। 4 प्रकार के भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। अफाई, ये भी जहरीला है। और तीसरा है भारतीय सेल अजगर, अजगर मतलब पाइथन, ये नहीं है आपका। और करेत ये भी है जहरीला। ठीक है, तो आपका जो इसमें अजगर है ये आपका जहरीला नहीं होता। ये क्या करता है? तो बस किसी चीज को पकड़ता है, किसी जानवरों को, तो उसको लपेट के मतलब उड़ेड़ देता है, निगल जाता है, खड़े खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही है? सी। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो उसके सांप के जहरीले दांत होते हैं 2, कसक, विषदंत या कृतक या शक। इसमें आप देखेंगे विषदंत, जिसमें विष भरा रहता है उनके दांतों में, उसे हम विषदंत कहते हैं, विषदंत। ठीक है, आप क्या ऑप्शन सही है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? मतलब सिनकोना जो पेड़ होता है उसका कौन सा भाग प्रयोग करते हैं जो मलेरिया उपचार के लिए उत्तम होता है? ऑप्शन है आपके पास जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या प्रयोग करते हैं? छाल का। सिनकोना पेड़ के छाल का प्रयोग करते हैं मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका क्या सही है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रोस को कौन है? रोनाल्डो रोस, जो मच्छर के पेट में जाके ताक झाक किए थे, तो उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो किस लिए मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है ये बताने के लिए, कि मलेरिया मच्छर से फैलता है ये बताने के लिए, कि चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है ये बताने के लिए, या प्लेग पिस्सुओं से फैलता है ये बताने के लिए। तो आपका जो बी आंसर है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है ये बताने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है झूम खेती है। झूम खेती क्या है? जिसे हम कहते हैं स्थानीय खेती, जो काट दग्ध खेती। इसमें देखो ये ऑप्शन मिलेगा। जैव खेती नहीं,
काट और दग्ध खेती मतलब जहाँ पे हम किसी चीज को क्या कहते हैं, झूम खेती कैसे हो जाता है, मतलब कि किसी स्थान पे जंगल वंगल काटते हैं जहाँ पे क्षेत्र ज्यादा रहता है, वहां काट के वहां पे जला के वहां पे खेती करते हैं, तो झूम खेती आपकी वही है। यहाँ पे काट और दग्ध खेती जो होती है यही आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है, कौन सा एक्ट है ये पूछा है। तो एक्ट देखिए क्या है, पहला वन एक्ट अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, 1988 वाला राष्ट्रीय वन नीति, या भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो आपका जो पहला आंसर है 2007 वाला वन एक्ट वाला 2007 में जो आया था, इसी में यह अधिकार दिया गया कम से कम जो वहां पे निवासी जो जंगल निवास करते हैं आदिवासी, उनको 25 साल से अगर वो रह रहे हैं तो उनके वहां की भूमि पे जो उपज होगी, जो भी वहां को उत्पादित होगा, वो उनका अधिकार होगा उस पर। ऑप्शन ए इसमें सही है आपका 2007 वाला। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। मधुमक्खी के बारे में विशेषता दिया गया है, इसमें देखते हैं कौन कौन से सही है। तो केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, ये सही है आपका। हाँ, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, नर मक्खी कोई विशेष भूमिका होती है, ये नहीं है, सही है। ये भी सभी मादा मक्खी अंडे देती है, ये गलत है आपका, ये सभी मादा नहीं देती हैं, बाकी ये सही है दूसरा भी। तीसरा क्या, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही है, ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, मतलब आगे का जो दांत होता है वो बढ़ता रहता है, वो उसको घिसता रहता है, नहीं घिसेगा तो ज्यादा बड़े होते रहते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्ली, सांप, गिलहरी, बाघ। इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही है, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो उसको घिसते रहता है हमेशा, और उसको छोटा मतलब घिस के छोटा करता रहता है। आज के जो 30 प्रश्न थे आपके, ये प्रीवियस ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं उससे संबंधित थे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, कुछ जानकारी मिलती रहेगी आपको, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।